पार्टियों एक नए पॉडकास्ट में और एक नए बिल्कुल यानी ये कह लें कि एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें यानी हम जब देखते हैं कि हम कौन सा काम करें क्या करें तो हमारे जहन में ये आता है कि हम लोगों की क्यों ना बर्थडे पार्टीज़ अरेंज करके दें, हम क्यों ना उनका मेहंदी का सेटअप लगा के दें, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता कि शुरू कहाँ से करना है। और परेशानी ये हो रही होती है कि इसको लीगल कैसे करना है यहाँ पे सऊदीया के अंदर। तो आज मेरे साथ एक ऐसी खातून हैं और ऐसी एक एक्सपर्ट हैं इस फील्ड की जो पिछले तकरीबन 10 साल से काम कर रही हैं। आप लोगों ने उनका नाम शायद कम सुना हो, लेकिन इस चीज़ का नाम उनके जो बिज़नेस है उसका नाम ज़रूर सुना होगा। रैपिड फॉर जद्दा से मेरे साथ हैं अम्मारा इरफान। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने मुझे इनवाइट किया, मोस्ट वेलकम, और मुझे मौका दिया कि मैं बहुत सी ऐसी बातें कर सकूं जो कि मैंने आज तक अपने पेज से भी लाइव आके नहीं की हैं। सही। अपने पेज पे भी कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से मैं ये सारी चीज़ें अपने फॉलोअर्स तक पहुंचा सकूं। और अब तो आपके फॉलोअर्स तक भी पहुंचेंगी। ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेंगी। और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि मैंने सिर्फ इनको एक दफ़ा मैसेज किया था एंड शी वाज़ लाइक कि सलमान भाई मैं आ रही हूँ, कोई मसला नहीं है। एंड थैंक यू सो मच कि फ़ौरन आपने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और आई। हमारा बात को आगे बढ़ाते हैं और ये करते हैं कि ये बताएं कि रैपिड फॉर जद्दा क्या है। अच्छा, रैपिड फॉर जद्दा या अमाराज इवेंट, इसका मैंने अब थोड़ा सा रीनेम किया। रैपिड फॉर जद्दा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फ्रेंकली स्पीकिंग, एज अ फन स्टार्ट किया था। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लूँ। एंड आई यूज्ड टू बी अ वेरी लाइक स्ट्रिक्ट किस्म की देसी मॉम प्लस हाउस वाइफ। तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कभी वर्किंग लेडी बनूंगी। तो ये कोइंसिडेंटली हुआ है। मेरा इसमें कोई बिल्कुल लाइक ऐसा इरादा नहीं था। I moved to KSA in 2012 and मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं थी। तो मैं लाइक आई वाज गेटिंग बोर्ड, तो मैंने सोचा कि लेट्स डू माय ऑन सन्स बर्थडे। मैंने अपने बेटे की बर्थडे की, उसमें मैंने कुछ जो मेरी यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे फ्रेंड्स बनी थी, 3 फैमिलीज थी, उनको इनवाइट किया। देन आई पोस्टेड दोज पिक्चर्स ऑन वन ऑफ सम लाइक लेडीज ग्रुप। उस पर मैंने पोस्ट की, वहाँ से मुझे कुछ लेडीज ने कांटेक्ट किया, हमारी फ्रेंडशिप हुई। थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं बस बताना चाह रही हूँ कि लक कैसे आपकी काम करती है। वहाँ से मेरी कुछ लेडीज फ्रेंड्स बनी। मैं उनके यहाँ एक दिन डिनर पर हम लोग इन्वाइटेड थे, और वहाँ पे ऐसे ही बात हुई कि यार मेरे बेटे की बर्थडे है एंड वी आर नॉट लाइक वी कुडंट फाइंड एनी इवेंट प्लानर टिल नाउ। तो मैंने तुम्हारे बेटे की बर्थडे देखी थी एंड इट वाज वेरी नाइस, तो कैन यू डू दिस? आई सेड ओके फाइन, लेट्स डू इट। तो इरफान से मैंने बात की। सबसे पहले तो ये कि इरफान से मैं हर बात शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने हाँ बोल दिया और इरफान ने मेरे साथ नहीं कुछ किया तो नहीं हो पाएगा, तो मना हो जाएगा फिर। हाँ, तो सबसे पहले तो खैर मैंने इरफान से डिस्कस किया, तो इरफान ने कहा हाँ फाइन लेट्स डू इट। ठीक है। और रिमेंबर मतलब ये पॉइंट है कि उस वक्त इरफान जॉब करते थे। ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड ही वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर दैट टाइम। और उनकी 9 to 1 PM प्लस 4, उसके बाद सेकंड शिफ्ट थी 4 PM से 11 PM थी। तो फिर आप इससे आइडिया लगा लेंगे काफी स्ट्रिक्ट टाइमिंग, मतलब एक पार्ट टाइम काम करना उसके बीच में काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोगों का क्योंकि कोई इरादा नहीं था इसको एक प्रोफेशनल लेवल पर लेके जाने का, तो मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया। और आप बिलीव करें कि मैंने उनसे अपनी पेमेंट की कोई बात नहीं की थी, जो कि नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर जो भी लोग काम स्टार्ट करते हैं उनको सबसे पहले पैसों की फिक्र होती है। मैंने पैसों की फिक्र नहीं की थी। मैंने सिंपली उन्हें कहा कि आप बिल्स पे कर दीजिएगा बस। तो वो यही हुआ कि उन्होंने बिल्स पे किए, उन्होंने हमें थोड़ा फ्री हैंड दिया, उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक थीम बताई एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सॉरी, बिल्स कैसे? मतलब जो एक्सपेंसेस आएंगे उनकी बर्थडे पे, जैसे जो भी प्रिंटिंग की, पेस्टिंग की, जो चीजें लेनी, और क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी ना, तो क्लाइंट की तरह तो मैंने उन्हें डील ही नहीं किया था। वहाँ से फिर उन्होंने जिस तरह से, मतलब हम लोग का जब पहला इवेंट हुआ और हम लोगों ने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया वो एक अलग स्टोरी है, वो तो बहुत लंबी स्टोरी है। कि मेरा छोटा बेटा ही वाज 1.5 years old माशाल्लाह, और बड़ा बेटा 6 साल का था, और मैं छोटे दोनों को घर पे अकेला छोड़ के प्रिपरेशंस के लिए जाती थी, और सिर्फ 4 days थे। लेकिन जब उसका आउटकम आया, और आउटकम के लिए हम पूरी रात हॉल में रहे, हमें पूरा रात हॉल मिला, हमने पूरी रात काम किया उस पर, और जो एप्रिसिएशन मिली, मतलब लकीली जो हमारी पहली क्लाइंट या मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उनका सर्कल बहुत बड़ा था। सो ऑलमोस्ट 100 फैमिलीज इनवाइटेड थी उस दिन, और 100 फैमिली क्रीम ऑफ जद्दा फैमिलीज थी वो माशाल्लाह टिल नाउ। और जब वो लोग आए और जिस तरह से उन लोगों ने बार बार माइक पे हमारा नाम अनाउंस किया
कि ये सेटअप जो है अमारा और इरफान ने किया है, ये सेटअप अमारा और इरफान ने किया है, तो वो इतना अच्छा फील हुआ मुझे, मतलब वो फीलिंग मुझे लगता है कि शायद मेरी लाइफ की बेस्ट फीलिंग थी। सही। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, यानी आप काम करते हैं तो अच्छा लगता है, आप इसको एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हैं। हाँ, तो फिर हम दोनों ने प्लान किया कि लेट्स स्टार्ट इट एज अ प्रोफेशन। नाइस। और फिर हम लोगों ने पेज बनाया, मैंने बनाया, और देखिए नाम भी कोई माइंड में नहीं आ रहा था, कहना बहुत बुरा लगा है, किसी और के नाम का कॉपी करके मैंने अपने पेज का नाम रखा था, क्योंकि मैं सीरियस नहीं थी इतनी, मुझे नहीं पता था कि ये माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच जाएगा माशाल्लाह, और इतना प्यार मिलेगा, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इतना माशाल्लाह से लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बट अगेन इसके लिए जो एक चीज़ आपको चाहिए, पेशेंस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हर काम में चाहिए वो। हाँ, मेरे पहले इवेंट के बाद से दूसरे इवेंट तक हम लोगों ने कंटिन्यूस 1 मंथ तक इसकी मार्केटिंग की, हर ग्रुप में पोस्ट किया, और मैं रोज़ रात को अपने घर के काम वगैरह से फारिग होके बच्चों को सुला के स्पेसिफिकली मार्केटिंग पे 2 घंटे लगाती थी, हर ग्रुप में पोस्ट करती थी। तो वो शुरू आपने पेज जो आप बता रही हैं तो वो कौन से प्लेटफॉर्म पे बनाया? फेसबुक पे। फेसबुक से? हाँ बिल्कुल फेसबुक पे बनाया, क्योंकि उस वक्त ये आई थिंक ओनली प्लेटफॉर्म ही था आज से 10 साल पहले। बिल्कुल ठीक है। मीडिया का जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है। तो उस पर हमने इसका पहला पेज बनाया, और मैंने सोचा था यूट्यूब बनाऊँ, बट भाई यूट्यूब बहुत मुश्किल काम है, उसको एडिट करना, उसको पूरी दुनिया है यूट्यूब। हाँ बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू। तो एनीवेज अब हमारा था कि जी अब हमें सेकंड इवेंट नहीं मिल रहा, यानी लोग बहुत रेट्स पूछ रहे हैं बार बार, और ये था कि उस वक्त इतना आइडिया नहीं था, तो ऑब्वियसली हमने चार्जेस भी थोड़े अब के मुकाबले में उस वक्त ज़्यादा थे वैसे फ्रैंकली। हाँ, अब बल्कि हम लोगों ने अपने पैकेजेस थोड़े से कम कर दिए, जबकि चीज़ें महंगी हो गई है, लेकिन क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था, अवेलेबिलिटी भी नहीं थी चीज़ों की। जब हम लोगों ने मार्केट ज्वाइन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन एडवांटेज ये था कि कंपटीशन नहीं था, आप लोग अकेले थे। हम अकेले थे, एक तरीके से ये कह लें कि इस इंडस्ट्री में पायनियर्स में आते हैं आप लोग। जी देसीज में, तो देसीज में जी तो हम लोग अकेले थे, कोई और था नहीं। एनीवेज काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की मैंने अपना पहला पेड प्रोजेक्ट लेने के लिए, एंड लेट मी टेल यू कि जो मेरा पहला इवेंट था उस पे भी मुझे 1000 रियाल मेरी पहली इनकम हुई थी। मतलब उन लोगों ने मुझे 1000 रियाल पे किया था, एंड दैट 1000 रियाल मुझे लगता है कि शायद वो 1 लाख रियाल के जैसा था। बिल्कुल मेरे लिए जी, क्योंकि वो पहला 1000 कमाना ही मुश्किल होता है, उसके बाद तो फिर आप बनाते रहते हैं जी। और वो पहला 1000 भी ऐसा कि इरफान से हमेशा मैं पॉकेट मनी लेती थी, और वो पूरा 1000 रियाल मेरे हाथ में आया, तो आई वाज सो हैप्पी। इनको भी पता है इस चीज़ का। तो उसके बाद जो अब हमारी रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी अपने क्लाइंट्स लेने वाली। लोगों ने मुझसे बहुत इंक्वायरीज की, और मुंह पे कहते थे ओहो इतने एक्सपेंसिव, आपको कौन पे करेगा यहाँ पे। मतलब इतना हुआ कि एक स्कूल की काफ़ी वेल नोन टीचर है, और उनको मैंने 10 साल बाद उनकी मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा है अभी पिछले दिनों, कि आपको याद है आपने मुझे कितना, आपने भी संभाल के रखे हुए थे पुरानी सारी। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीज़ों के साथ आपकी मेमोरीज, कुछ चीजें आपकी मोटिवेशन होती हैं इस टाइप की, इसको ऐसे कह सकते हैं। वो मेरे लिए पहला उसे अगर कहें कि पहला धचका था कि वेलकम टू द रियल वर्ल्ड था, जब मुझे इतने रूड किस्म के कमेंट्स मिले कि देखती हूँ मैं तुम्हें कौन देगा जद्दा में 500, मतलब इस टाइप के कमेंट्स थे। वो मैंने उनको भेजे, उन्होंने अपोलोजाइज भी किए। 10 साल के बाद सॉरी कहलवाया आपने। क्योंकि उन्होंने मुझसे इवेंट करवाया, तो इवेंट करने के बाद मैंने उन्हें भेजा था। जबरदस्त। बोले आप शायद भूल गई होंगी, मैं नहीं भूली। हाँ मैं नहीं भूली, नाम भी याद है। हालांकि मैं भूल जाती हूँ नाम वगैरह, और बातें भी भूल जाती हूँ, लेकिन उस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि माशाल्लाह पहला इवेंट हमें जो मिला था दैट वाज 1800 रियाल, माशाल्लाह। और उसमें भी माशाल्लाह से सारा क्रेडिट अगेन मैं कहूँगी इरफान को जाता है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा था, मैं नहीं जा सकती थी अकेली मार्केट वगैरह। तो इरफान रात को अपनी जॉब से वापस आते थे 11 और 12 पे मार्केट क्लोज होती थी। 11:15 ये हॉर्न देते थे बाहर गाड़ी में कि जल्दी जल्दी आओ चीजें परचेज करते हैं। नाइस। और हम नियर बाय मार्केट्स में चीजें परचेज करते मतलब माशाल्लाह इरफान भाई आपके लिए वो हैं कि जैसे एक मर्द के पीछे औरत की हाथ होता है कामयाबी का, तो आपके पीछे माशाल्लाह एक मर्द का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी सपोर्ट के बगैर। और बल्कि मैं स्पेसिफिकली यही कहती हूँ कि जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो अक्सर कहते हैं कि जी वुमेन शुड एम्पावर वुमेन। मैं कहती हूँ कि मेन शुड एम्पावर वुमेन। बेशक, अगर ये आपको पहले दिन इजाजत नहीं देते तो शायद आज आप इस लेवल पे नहीं पहुंचती। बिल्कुल, इजाजत से ज्यादा मुझे लगता है सपोर्ट। बिल्कुल, क्योंकि जैसा यहाँ का और आज से 10 साल पहले सऊदीया वाज टोटली डिफरेंट। यस। वहाँ पे कोई आपको मार्केट में अकेली लेडीज नजर नहीं आती थी,
और मुझे अरबिक नहीं आती इतना थी। ओपन भी नहीं था हाँ, माहौल। इतना ओपन भी जी नहीं था, और मार्केट में आपको इतने ऐसा नहीं था कि हर चीज़ फौरन मिल जाती थी। जी यानी मुझे तो जाना पड़ता था बलद और हंदावी, और हम सबसे बढ़ के हमें पता नहीं था। जी और ऑनलाइन खुद शॉपिंग का ढूंढा तो, हर चीज। हाँ, और ऑनलाइन शॉपिंग का तो सिरे से पता नहीं था। और उस वक्त इतनी थी भी हाँ, नहीं और ऑनलाइन इतनी थी भी शॉपिंग। नहीं। जी तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को हमने फेस किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अभी भी मैं हमेशा जितनी नई इवेंट प्लानर्स आती हूँ उन्हें कहती हूँ कि वेट, पेशेंस रखो, आएंगे, काम आएगा। मेरा पहला 1 महीने के बाद आया, दूसरा 2 महीने के बाद आया। यानी फर्स्ट वाज in December, that the one I have done for my friend, and the other one was in mid January maybe, and the third one was in March. ओके मतलब ऑलमोस्ट महीने 2 महीने के फर्क से आपके पास इवेंट्स आए। हाँ बिल्कुल। ओके। और जिनका मैंने मार्च में किया था, इट वाज हर हस्बैंड्स 30th बर्थडे, एंड दिस ईयर वी हैव डन हर 40th बर्थडे। माशाल्लाह। सो कंटिन्यूस 10 years माशाल्लाह वी बीन डूइंग हिज बर्थडेज। मतलब आपने सिर्फ क्लाइंट्स बनाए, आपने लॉयल क्लाइंट्स बनाए अपने, जो यानी हर इवेंट आपसे ही करवाते हैं। अपने बच्चों की भी बर्थडेज हो गई। अच्छा, अब हम ज़रा इवेंट्स की तरफ आते हैं। उससे पहले मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने बताया कि आपके बेटे भी हैं, और टोटल कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह तबारकल्लाह। One is in O levels, he is 16 माशाल्लाह, and the younger one he is 12 माशाल्लाह। माशाल्लाह तबारकल्लाह। मतलब उस वक्त एक 6 साल का था और एक 2 साल का था जब आपने काम शुरू किया। ऑलमोस्ट। तो किस तरह मैनेज करती थी? क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके बच्चे हैं, और मैं इसलिए ही आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो किस तरह मैनेज करती थी? अच्छा, मैं थोड़ी सी, मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस चीज़ को मैं डिफरेंट तरीके से और बहुत प्रैक्टिकल और क्लियर, जिसे कहते हैं कि फेस द ट्रुथ, नथिंग इज परफेक्ट। ठीक है। आपकी लाइफ पूरी परफेक्ट नहीं हो सकती। मैं मतलब मुझे लगता है कि ये एक फेक फैंटेसी क्रिएट की गई है जी। हमारी कुछ एक ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स, ऑल्दो कि मैं भी हूँ उनकी तरफ से, कि जी हमारा घर परफेक्ट है, हमारे बच्चे परफेक्ट हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप भी परफेक्ट है, और हमारा जॉब भी परफेक्ट है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ इसी पे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। इस पे मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में मैं गया था, तो उसमें मुझे उसने बोला कि भाई आप इतना खुश कैसे रहते हैं? मैं कहा देखो, मैं खुश नहीं रहता, और मेरे साथ जितने भी 1 करोड़ इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी खुश नहीं रहते। वो भी खुश नहीं रहते। होता ये है कि खुश वो नजर आता है जिसको अच्छी एडिट आती है बस। हाँ, अच्छी स्टोरीज एडिट कर लो, अच्छे फिल्टर्स लगा लो, और उसके बाद अच्छा सा टेक्स्ट करके लगा दो उसके ऊपर, आपकी लाइफ आइडियल है। हाँ? आपको सिर्फ इतना करना है, पीछे कुछ भी हो रहा हो आपके घर में आपको कोई नहीं पूछता। बस ये लोग इससे जज कर लेते हैं कि यार ये इतना जबरदस्त इसने वो दिखा दिया, उस पर कलर ग्रेड थोड़ा सा अच्छा कर दें, बस आपकी लाइफ अच्छी हो गई। यही चाहिए इसके लिए। हालांकि ऐसा नहीं होता। हम किसी तरह से ह्यूमन लिमिट्स हैं। मैं अगर एक अच्छी माँ बनने के लिए ही सारा एफर्ट लगाती तो शायद मैं अपने प्रोफेशनल फील्ड में नहीं जा सकती थी। जैसा कि अब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप 2 इतने छोटे बच्चों को बिल्कुल घर पे अकेला छोड़ के काम पे चले जाएं, जो कि अब मुझे गिल्ट है इस चीज़ का। ऑल्दो कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी हादसे से नहीं हम लोग गुजरे, लेकिन फिर भी उस वक्त पैशन ऐसा था कि ये सारी छोटी चीजें मैंने इग्नोर कर दी कि मेरा 6 साल का बच्चा कैसे कुकिंग कर रहा है और वो कैसे मैनेज करेगा 2 साल के बच्चे को। लेकिन जाना पड़ा। सही। अब बहुत से ऐसी जब मैं सुनती हूँ कि वो कहती नहीं ये तो बहुत मुश्किल है यार, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बच्चे इग्नोर हो जाएंगे, भाई मैं नहीं करूंगी। तो मैं उनसे कहती हूँ आपने पेज बना लिया, आपने ये बता दिया कि हम इवेंट प्लानर बन गए हैं, हमें काम दें, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मतलब समटाइम्स मेरे साथ ये होता था कि मेरा सबसे बढ़ के जो इग्नोर होता था वो मैं खुद होती थी। मैं 2-2 महीने के लिए सैलून्स नहीं जा पाती थी, मैं पार्टीज छोड़ देती थी अपनी फ्रेंड्स की। सबसे मैं 10 years में सिर्फ 3 times पाकिस्तान गई हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने। यानी 10 years में मैं सिर्फ 3, और उसका मतलब ये भी एक तरीके की कुर्बानी है। हाँ, और उसका रीजन ये होता था, हम कहते थे यार इतना अच्छा सीजन आ रहा है शादी का, अगर ये एक क्लाइंट गया तो दैट मींस इसके सारे इवेंट्स गए हमारे पास से। और आपको नहीं पता कि आपका कौन सा क्लाइंट आया और उससे आपको आगे कितने क्लाइंट्स मिलेंगे। और ऐसा होता है कि माशाल्लाह हमारे एक जो क्लाइंट है वो 10-10 क्लाइंट्स लेके आते हैं हमारे लिए एक दफ़ा। बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आती है कि हमारा जो रियल काम है वो शो ही तब होता है जब लोग उसे लाइव देखते हैं। पिक्चर्स में नहीं आता इतना अच्छा, लोगों को आइडिया भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हिम्मत सबसे पहले ये करनी चाहिए, और दूसरा परफेक्शन का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है माइंड से निकाल देना चाहिए। ठीक है। हमारे बचपन से सुनते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, तो है हम गलतियों के पुतले हैं, गलतियां करके आगे बढ़ेंगे। काम भी हमारा गलतियों से भरपूर होता है। तो और गलतियों से सीखते हैं हम। जी, यही गलतियों से रिलेटेड अगर हम बात करें तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं हमारा जो आपने सोचे भी नहीं थे और आपके सामने आ गए जब आप फील्ड में उतरी, या जैसे जब सेटअप करने गई और ऐसे कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं, कोई ऐसा वो बताएं कि जिसमें आपको ये हुआ कि यार ये तो हमने सोचा भी नहीं था, हम तैयार भी नहीं थे इसके लिए, ये क्या हो गया? हाँ, एक नहीं, जिसमें ऐसा फील हुआ हो कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, दुनिया खत्म हो गई।
दो तीन बार ऐसी हमारे, वैसे मुझे भी इमीडिएटली वैसे याद नहीं आ रहा, लेकिन जी। दो तीन दफ़ा ऐसी सिचुएशंस हुई। जैसे एक बार हमारा मतलब हमारा सामान अक्सर हम किसी के यहाँ छोड़ गए, जैसे इस तरह हमें, तो एक बार हम, अभी रिसेंटली हुआ, मैंने पोस्ट भी किया, हम लोग वहाँ पर गए और हमने उनसे कॉल पे पूछा कि हम आज, उन्होंने कहा नहीं अभी तो हम इस तरह में हैं फार्म हाउस में। तो जब हम शाम में गए तो हमें फार्म हाउस के बाहर जो गार्बेज कैन पड़े हुए थे उसमें अपने सामान के बाकियात नज़र आने स्टार्ट हो गए, यानी कि हमारे कर्टन्स तोड़ फोड़ के बाहर फेंक दिया था। हमें हमारे कर्टन्स बाहर पड़े हुए। मैंने कहा इरफान ये तो हमारे अपने फूल फूल नज़र आ रहे हैं कुछ। हम जब अंदर गए तो मैंने वो वीडियो भी पोस्ट की, सब कुछ वहाँ के हारिस ने उतार के तोड़ कर फेंका हुआ था। और जो जिनके साथ थे क्लाइंट, वो तो हमें रिप्लाई नहीं कर रहे थे। अब जो हमारा लॉस हुआ, ऑब्वियसली एक पूरा सेटअप बिल्कुल बर्बाद हो गया, और एक सेटअप काफ़ी एक्सपेंसिव आता है वो। और फिर एक बार हमारी गाड़ी बंद हो गई थी, और वो था टाइम रात के 2 बजे, और आसपास हमें कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। रात के 2, 3, 4, और मेरा बेटा घर में अकेला, छोटे वाला, और मेरा मोबाइल ऑफ हो गया क्योंकि गाड़ी की बैटरी डेड हो गई। तो मोबाइल कितनी देर चलता, मैंने मोबाइल चार्ज नहीं किया था, पावर बैंक भी नहीं था। उस दिन भी मुझे बहुत एक वन ऑफ द चैलेंज था ये। हाँ, और टैक्सी नहीं थी वहाँ पे आसपास कोई, क्योंकि कौन सा एरिया था, तो काफ़ी दूर का कोई जद्दा का एरिया था, मुझे इस वक्त याद नहीं है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की ड्राइव थी। और मैंने तो फिर अपना मोबाइल गाड़ी के नीचे छुपा के गाड़ी लॉक कर दी क्योंकि कराची वाली फीलिंग आ रही थी कि अभी कोई आएगा, कोई छीनेगा। ऑल यू नीड आपका पैशन, आपका हार्ड वर्क। समटाइम्स हम लोग 2-2 घंटे सोते हैं। मैं साथ स्टोरीज पहले लगाती थी, अब ज़रा कम हो गई हूँ, लेकिन बिलीव करें कि मुझे लगता है कि सबसे पीछे हम खुद रह जाते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ पीछे रह जाती है। हम लोगों ने जिस दिन हज पे जाना था, हम हज पे जाने से, यानी जब माशाल्लाह हम उम्रा के लिए निकल रहे थे, उससे पहले भी हम इवेंट करके गए क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी जी। तो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना सीखें। ये कहना कि मेरा बच्चा बीमार है, बल्कि मैं ये सलमान भाई से कहूँगी कि ज़रूर शेयर करें। मैंने तो सोचा था पिक्चर्स भी दूंगी सलमान भाई को कि शेयर करें कि इस बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी फैमिली सेक्रीफाइस करती है। अगर आपने ग्रो करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है या अपना नाम बनाना है, तो आपकी फैमिली भी सेक्रीफाइस करेगी, आपको भी बहुत सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेगी। मेरा हाथ चला था एक दफ़ा, सॉरी मैं ये कहूँगी, मेरा एक दफ़ा हाथ चला। मैं काम पे जा रही थी और जाने से पहले मम्मी ड्यूटी खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते ही मेरे हाथ के ऊपर गरम गरम पानी गिर गया, और मेरा ये पूरा हाथ, अभी भी शायद नज़र आ रहा होगा, मैं इसमें पूरा का पूरा मेरे हाथ जला हुआ है ये वाला, और ये पूरा हाथ जल गया। और मेरा इवेंट था, मुझे वहाँ पे 1:30 बजे पहुँचना था। बारबेक्यू टू नाइट का आपको पता है टाइमिंग फिक्स होते हैं लंच के, तो उन्होंने उनको लंच की टाइमिंग्स के लिए दिया हुआ था, बारबेक्यू टू नाइट में ही था। 4 PM गेस्ट ने आना था, मुझे 1:30 PM आना था। ये बाहर गाड़ी में वेट कर रहे थे। हाथ जला, मैंने हाथ के ऊपर जल्दी जल्दी में टूथपेस्ट ही लगाया क्योंकि वो सबसे पहली चीज़ तो वही होती है जी। और मैं गाड़ी में आ गई। मुझे नहीं पता था कि ये इतना खराब हो जाएगा या इतना ज़्यादा जल चुका है, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि वी हैव टू गिव और सेटअप एट 4। इन्होंने भी नहीं नोटिस किया। अब मैं जब वहाँ पे काम कर रही हूँ, मैंने वीडियोस बनाई कि मैं कैसे बलून बना रही हूँ, और ये मेरा हाथ भी बलून बनता जा रहा था, सारा का सारा ब्लस्टर्स और इतना बुरा हाल। प्लीज शेयर कीजिएगा, मैं लगाऊंगा इस पे, ब्लर करके लगाइएगा ट्रिगर वार्निंग के साथ मैं शेयर करूंगी। मेरा बेटा एक दफ़ा हॉस्पिटलाइज था, उसको फूड पॉइजनिंग हुई थी, रात भर हॉस्पिटल में रहा, और मैं उसको ज़बरदस्ती फजर के टाइम निकाल कर घर ले आई क्योंकि मुझे सुबह इवेंट पे जाना था। इरफान हॉस्पिटलाइज थे। एक दफ़ा हम लोग इवेंट से आए, नॉर्मली हम वेडिंग रूम्स रात में करते हैं क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स होते हैं जी। और कपल को होता है कि हम जब 2-3 बजे आएँ तो फ्लावर्स फ्रेश हो। बिल्कुल। हमें रात को 1 बजे होटल का रूम डेकोरेट करने जाना था। इरफान को अस्थमा का अटैक हुआ, इनकी तबीयत बहुत ख़राब होगी। 11:30 तक हम हॉस्पिटल में थे और मुझे एक ही फिक्र थी कि इरफान क्लाइंट, हम उन्हें क्या कहेंगे ब्राइड ग्रूम को। इरफान को ऑक्सीजन लगी हुई थी, इरफान की इतनी तबीयत ख़राब थी, बेचारे जैसे तैसे इतना हाई फीवर, ऑक्सीजन मास्क उतारा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, और हम 1:30 पे रूम में थे और हमने 2:30 से। यही आपकी कमिटमेंट है और यही आपकी कामयाबी का राज है कि आप लोग अपने कमिटमेंट एंड नथिंग इज इजी। प्लीज़ इसको देखें, इसको ज़रूर माइंड में रखें। इजी नहीं है ये नहीं है कि आपको वही सेम सेटअप लगा के पैसे मिल जाएंगे। मेहनत, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हमारी लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं जितनी नजर आती है, ये भी देखें। अगेन परफेक्ट तो वही लाइफ, वो एडिट अच्छी है, सिर्फ परफेक्ट किसी की भी लाइफ हम बस अच्छी बातें पोस्ट करते हैं ताकि आप और दुखी ना हो। अच्छा, हमारा ये जैसे इवेंट से ही रिलेटेड ये तो चैलेंजेस हो गए ना, और एक और चैलेंज जो हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, जिसके लिए
जितने भी नए आने वाले, जितने भी किसी भी फील्ड में आने वाले, चाहे वो कैटरिंग में हो, केक बेकिंग में हो, इवेंट प्लानिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको किसी भी तरह के क्लाइंट के एटीट्यूड के लिए तैयार रहना चाहिए। वो आपको इंसल्ट भी कर सकता है, वो आपको कुछ भी कह सकता है, किसी भी टाइम कह सकता है, उसके मूड स्विंग्स आपको लेने हैं और अपना पेशेंस लेवल इस पे रखना है कि अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना, क्योंकि वो उसको बाद में एहसास हो जाएगा कि हाँ मैंने बदतमीज़ी की है। मेरे साथ मैं काम कर रही थी और उसके 8 साल जबकि माशाल्लाह लोग हमें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं, वहाँ पे क्लाइंट ने खड़े खड़े हमें काफ़ी इंसल्ट किया एक छोटी सी बात को लेके, जबकि गलती उनकी वाइफ की थी। उन्होंने हमसे कम्युनिकेट किया था और उनके हस्बैंड को कुछ और चाहिए था, तो उन्होंने हमें इंसल्ट किया, इरफान को इंसल्ट किया मुझे, और मुझे बहुत बुरा लगा। ज़्यादा दुख तो ये हो रहा था कि इरफान को इंसल्ट किया है। तो मतलब इस तरह से हमारे बहुत सारी यानी आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहती हैं? हाँ, और इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर पहले नहीं थी। पहली बार में तो बड़ा दुख हुआ, इतना रोना आया, 2-2 दिन रोती रही, उसने मुझे ऐसे कह दिया इरफान, उसने ऐसे कैसे कह दिया। लेकिन फिर अब टाइम के साथ साथ आदत हो गई, पता चल गया। अच्छा, मैंने एक चीज़ फेस की है और मैंने ये चीज़ देखी है कि जब ये पता होता है ना अगले बंदे को, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो क्लाइंट हो या एक इंडिविजुअल भी हो, जब ये पता होता है ना कि पैसा आपकी जेब में जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, तो ये होता है कि भाई हमारी कंपनी ने आपको ये कोट किया है, चाहे वो सेम कोटेशन आपकी 10,000 रियल की भी हो तो लोग उसको डन कर देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि भाई अगर आप 1000 रियल की कोटेशन भी देती हैं, अगेन आपने वही वाली बात जो कही कि भाई तुम्हें कौन देगा इतने पे पैसे या कुछ भी इस तरह से, तो आपने ये चीज़ फेस की? जी, हमने बहुत फेस की। हम अभी तक फेस करते हैं हम लोग। अभी तक लोग कहते हैं आप क्यों इतने पैसे चार्ज कर रही हैं, आपने तो अपनी वही चीज़ें आके यूज़ करनी है। और वहाँ पे ही जो सऊदी कूशे वाले हैं या जो बड़े शॉप्स वाले हैं वो हमसे 5 टाइम्स ज़्यादा चार्ज करते हैं। हम अभी तक ही चीज़ें फेस करते हैं। सऊदी क्लाइंट्स हैं आप लोगों के? हाँ, मेरे पास अभी भी जो कॉल आई थी आपके सामने वो सऊदी क्लाइंट हमारे साथ, तो मतलब समटाइम्स इतना हमें वीआईपी ट्रीटमेंट्स मिलते हैं कि हम लोग कहते हैं कि यार हम यहाँ काम करने आए हैं, हम आपसे पैसे ले रहे हैं। हम लोग के आगे ऐसे ट्रॉलीज आ रही होती हैं खाने की, और आप ये वही वाली बात है, इज्जत अल्लाह ताला देते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा आप लोगों के पास जो एक तो इवेंट मैनेजमेंट हो गया, पहले तो हम आपके नाम पे आते हैं ना कि अब रैपिड फॉर जद्दा ही है या अमाराज इवेंट है? क्योंकि आपको इंस्टाग्राम पे 2 नेम्स देने होते हैं। ओके। तो मुझे फिर एक रैपिड फॉर जद्दा और प्लस फिर मुझे अमाराज इवेंट रखना पड़ा, क्योंकि मुझे अपना ऑब्वियसली मेरा एक पर्सनल इंस्टाग्राम था जिसको फिर मैंने लेटली जो है वो अपने प्रोफेशनल इंस्टाग्राम में कर दिया। बट फेसबुक पे वो क्योंकि पूरा जद्दा ही इसी नाम से ही जानता है, रैपिड फॉर जद्दा के नाम से, तो फिर वो अभी तक वही है, वही रहेगा इंशाल्लाह। तो क्या सर्विसेज क्या हैं आप लोगों के पास? क्या क्या सर्विसेज हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बर्थडेज हो गई, मेहंदी हो गई, जो मैंने देखी हैं, मुझे तो खैर पता है कि आप क्या क्या ऑफ़र करते हैं, बट और क्या सर्विसेज हैं ऐसी जो आप लोग ऑफ़र करते हैं? हम लोग अब जो हम लोगों ने आफ्टर रजिस्ट्रेशन हमारे बिजनेस के बाद से हम लोग कोशिश करें कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं। ओके। और हमारे लिए भी बड़े 2 माइलस्टोन हमने अचीव किए। एक तो SNB का इवेंट था हमारे लिए, जो हमने रियाद में जाके भी किया माशाल्लाह, और यहाँ पर सऊदी नेशनल बैंक। हाँ जी, जो अहली बैंक है। जी बिल्कुल। और उसमें ये था कि हमारी कोलैबोरेशन थी एक और इवेंट कंपनी के साथ, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। और प्लस फिर हम लोग और भी कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें कि निविया है, नेस्ले है, निसान है, मिकियाजी है। तो अब जो हमारे रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा एक थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि मूव हो जाए इस तरफ, वो है कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है। जैसे कि मीटिंग्स हैं ऑफिस की कोई भी जैसे इनके कोई भी इवेंट्स हो गए, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, यानी आप इसको अब एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। हमारी ट्राई है, ये टारगेट है। तो इंशाल्लाह मजीद 5 साल बाद मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ शायद दूसरी डिस्कशन ही कर रही होंगी कॉर्पोरेट लेवल की। लेकिन ये कि अभी जो हमारा 80% चल रहा है काम, वो हमारा वेडिंग्स का चल रहा है। बर्थडेज हैं, बेबी शावर, ब्राइडल शावर्स, बेबी वेलकम हैं, और इस तरह से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि भाई हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, ठीक है, तो अब मुझे तो नहीं पता कि आप क्या करती हैं, क्या ऑफ़र करती हैं, उसमें केक होता है नहीं होता, तो आप मुझे क्या पैकेज दे सकती हैं? फॉर एग्जांपल कंसीडर मी योर क्लाइंट, कि मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 21 नवंबर को हमारी एनिवर्सरी है, तो आप मुझसे क्या पूछेंगी, क्या वो करेंगी? हम लोग सबसे पहले तो आपसे ये पूछते हैं कि आप इसको किस लेवल पर सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। अगर तो आप सिर्फ दोनों पर्सनल लेवल पर इसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो वी आर ऑफरिंग होम डिलीवरी ग्रीटिंग पैकेजेस।
जो कि इट्स काइंड ऑफ वे ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज होम डिलीवरी ग्रीटिंग पैकेज में क्या होता है, वो क्लाइंट जो अपना बड़े अमाउंट का रिस्क नहीं लेना चाहता, अगर हम उसके लिए स्ट्रेंजर हैं, वो अपने बड़े अमाउंट का रिस्क नहीं लेना चाहता हम पे, तो वो हमें ट्रायल के तौर पे हमारा होम डिलीवरी ग्रीटिंग पैकेज लेता है। ठीक है, उसमें जब वो देखता है कि दे आर सो रीजनेबल प्लस कंपेटेबल हैं, प्लस ये क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं, प्राइसिंग भी ठीक दे रहे हैं, और सर्विसेज ऑन टाइम दे रहे हैं, जैसे स्पेसिफिकली मिडनाइट जो हमारे 12 AM ये बहुत जरूरी होता है जी, तो वो हमारे पहुंच जाते हैं 11:55 पे माशाल्लाह से। एग्जैक्टली तो वो हमारी जो बड़ी क्लाइंटेज बनी है वो बनी ही इसी से है। हम लोग पहले यहाँ पर मतलब अगेन हम पायनियर्स हैं कि हमने सबसे पहले ये होम डिलीवरी ग्रीटिंग पैकेजेस स्टार्ट किए थे, और ये भी हमारे एक क्लाइंट का आइडिया था, वही क्लाइंट जो मेरे साथ 10 साल से है, उन्होंने ही हमें कहा कि आप मेरे लिए डिलीवर तो आप लोगों के पैकेजेस वगैरह जो हैं, अगर हम ये जैसे यही डिलीवरी वाले पैकेजेस हैं, कितने से स्टार्ट होते हैं? हमने बहुत मिनिमम से स्टार्ट रखा है, और 10 ईयर से सेम प्राइस पे चल रहे हैं। 160 से हमने स्टार्ट रखा था, और 10 ईयर से ये स्टिल 160 पे है, जबकि केक की प्राइस भी बढ़ चुकी है। उसके अलावा तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें हम केक देते हैं, चॉकलेट अच्छा होता है, मजे का होता है, और बलून्स होते हैं 20-25, और कार्ड और कैंडल, और होम डिलीवरी नियर बाय एरियाज में। अगर एरियाज दूर हैं तो 20 एडिशनल होते हैं डिलीवरी के। ठीक है, और इसी तरह से, बट ये है कि इसमें हमने थोड़ी सी अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी, जैसे हम वीक डेज के सिर्फ 3 वीकडेज में हम ऑर्डर्स ले पाते हैं। सही, क्योंकि हमारी जो लेबर है या हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो हमारे साथ फिर बिजी होते हैं इवेंट्स में। ठीक है, अब जैसे आपने ये लेबर और ड्राइवर्स का जिक्र किया, तो इससे ये मेरा नेक्स्ट सवाल इसी की तरफ जा रहा था कि जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो आप 2 थे जी, अमारा एंड इरफान। अब माशाल्लाह आपकी कितनी बड़ी टीम है? अब हमारी बहुत बड़ी टीम अभी भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी अगेन यहाँ के जो रूल्स हैं, हम लोगों ने इसको एक छोटी कंपनी के उसमें रजिस्टर्ड किया है, जिसे यहाँ की लैंग्वेज में मौससा कहते हैं जी, तो उसमें आप बस 4 हो सकते हैं। तो अभी भी हम 4 की ही टीम है माशाल्लाह। बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो कि मुझे ऐसा फील होता है कि अब हमारे जैसे, जब मैं पहले सिर्फ एक थी, लेकिन अब जितनी भी नई लड़कियां आई हैं उसमें से इस लेवल पर अभी तक इसको कोई क्यों नहीं लेके जा सका, क्योंकि इसके एक्सपेंसेस को मैच कैसे करेंगे? अगर दे आर चार्जिंग लेस, दे कैन नॉट ग्रो। सही, बिकॉज उनको लेबर कैसे लाएंगी, वो अपना नया मटेरियल कैसे लाएंगी, वो नए डिजाइन्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगी? इफ दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी, तो वो इनोवेशन नहीं दिखा सकती। तो इसमें यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि शुरू में बचत ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है? नहीं, ऐसा जब तक कि आपका सामान वगैरह इकट्ठा होता है और सब कुछ होता है। ऐसा तो नहीं है। देखिए, अगेन मैं यही कहूंगी कि स्ट्रैटेजी, आप शुरू में आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके लाइक अभी आप एंटर हुए और आपको कि मैंने मतलब सॉरी मैं ये कह रही हूँ कि मैंने अमारा के लेवल के जाके इवेंट करने, नहीं, जरूरी नहीं है। आप आए हो, आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो, उनको कहो, मैं भी, आप बर्थडे पार्टीज करो, हाँ बर्थडे पार्टीज करो, छोटे लेवल पर करो। हमारे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जिनका बजट कम होता है और हमारे पास टाइम नहीं हो पाता, उनको ऑब्वियसली हम अच्छे बजट के इवेंट्स को पहले कंसीडर करते हैं। ऐसा सही है। तो और स्पेसिफिकली सीजन में तो मैं खुद अपने जो कम बजट के इवेंट्स होते हैं या जो मुझे लगता है कि यार इजी हैं, तो मैं अपनी कलीग्स को फॉरवर्ड कर देती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि जी आप इनके पास चली जाएं। जैसे अभी मेरे पास वीकेंड का था डिलीवरी ऑर्डर, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने अपनी 2 कलीग्स का नंबर फॉरवर्ड कर दिया। जबरदस्त। तो मुझे ऐसा जो मतलब अगर आप इसकी एक ये पूछें कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, लेट्स टेक इट एज अ क्वेश्चन कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप अपना पहला डिलीवरी पैकेजेस से स्टार्ट करें, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी सेविंग होगी, फिर आप सिंपल सेटअप से स्टार्ट कर लें, जिसमें कि आपको बस वॉल पे जो DIY क्या पूरी एक पार्टी सप्लाईज अवेलेबल है उनपे करना है। उसके बाद जब आपको लगे कि आपके पास एटलीस्ट 1000 रियाल है जिससे कि आप अपना एक प्रॉपर स्टैंड ले सकें, इसकी वीडियोस देखें यूट्यूब पे, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, वीडियोस देखें, उसमें आपको लगेगा कि जी मुझे एक ऐसा कंपेटेबल सेटअप करने का सामान। स्टैंड से मुराद आपकी वो ट्रेस है? नहीं, स्टैंड जो आपका स्टार्टिंग में आपको बैक ड्रॉप लगाना है, उसके लिए सबसे आपका जो मेन बेसिक जो आपकी पहली चीज आती है वो वही आता है, ताकि आप जाके लोगों के घरों को टेप से खराब ना करें। बिल्कुल ठीक है। हम लोग माशाल्लाह से बिल्कुल टेप फ्री सेटअप्स करते हैं हमारे माशाल्लाह से। वरना एक सेटअप मैंने देखा था कि उसमें जब वो सेटअप उतार रहा था तो उसने मेरे ख्याल से एनिवर्सरी थी या क्या था, बलून्स लगे हुए थे कमरे में ना, लेकिन जब उस बंदे ने बलून्स उतारे थे, मेरे अपने दोस्त के घर का सीन है ये, तो उसने जब बलून्स उतारे थे तो उसके साथ साथ पेंट भी उतारा था, नया घर था। हाँ। तो वो टेप से चिपका के चले गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है वापस आने वाला। हम लोग क्लाइंट को ऑप्शन देते हैं, अगर हमारे कोई कुछ क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं जी वी आर नॉट रेडी टू पे फॉर योर स्टैंडर्ड सेटअप, देन हम लोग भी उन्हें ऑफर करते हैं कि ठीक है ये टेप है, ये बलून्स हम आपके
जो एक रेगुलर सेटअप है वो कर देते हैं, टेप्स के साथ कर देते हैं, वो ऑप्शन होता है। लेकिन स्टिल अगर आपको और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं काफ़ी टाइम से कहना चाह रही थी कि जब भी अपने पेज पे आप गूगल से लेकर पिक्चर्स लगाते हैं, मेक श्योर कि आप क्लाइंट को वो दे सकते हैं। जितनी एक्सेस मेरे पास है गूगल की छोड़ के, मेरे पास तो मतलब मैं दुनिया जहान के इवेंट प्लानर्स को फॉलो करती हूँ, उनसे इंस्पिरेशन सब लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसी कोई चीज़ पोस्ट नहीं की और ऐसी कोई चीज़ किसी क्लाइंट को भेजी नहीं कि जो मैं एग्जीक्यूट ना कर जो खुद डिलीवर नहीं कर सके आप। आपका इम्प्रेशन, आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है। बी ऑनेस्ट, बताओ दिस इज माई लिमिट, आई कैन डू दिस और आई कैन ओवर प्रोमिसेस नहीं करें। हाँ, ओवर प्रोमिसेस नहीं करें। क्लाइंट को ये नहीं कहें कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, जस्ट क्लाइंट पकड़ने के लिए हाँ ये भी हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा, फिर इवेंट वाले दिन आप बिल्कुल खत्म कर दें मामला। और मुझे ऐसा फील होता है कि हमारी ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कामयाबी, लेकिन जहाँ पर हम हैं, जितने लोगों का हम पे ट्रस्ट है, उसको हमने विन इस तरह से किया कि हमने क्लाइंट को एक स्टेप नीचे का बताया। सही कि हाँ हम आपको ये कर देंगे, लेकिन जब करके दिया उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। तो वो जो उनके फीडबैक आते हैं और जो उनके हमें रिस्पांस मिलता है वो बहुत अच्छा होता है उससे। सही। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये 2-3 टिप्स हैं जो कि मैं इंशाल्लाह एंड में भी रिपीट करूँगी अपने नए, not only for the event planners, for the cake bakers as well, okay, for the catering business as well, specifically catering business, please अपने खाने पकाने पे ज़्यादा फोकस करें, मत ज़्यादा क्वांटिटी ले अगर आप नहीं पका सकते, क्योंकि किसी की पार्टी का पूरा आप पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारा यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि माशाल्लाह आप लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो तब आप थे, ठीक है, अब माशाल्लाह और लोग भी आ रहे हैं, तो कंपटीशन आप कैसा देखती हैं, प्लस कंपटीशन को कैसे देखती हैं कि मतलब और लोग जो आ रहे हैं तो उससे ये कहीं फीलिंग तो नहीं आती कि यार कहीं ये हमारा बिजनेस ना ले ले या हमारे को कैप्चर और मज़ीद उस तरह से ना कर ले, ये इस बारे में आपका क्या ख्याल है, मेन कंपटीशन और कंपेटिटर्स से? अच्छा, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद अननेचुरल हो, बट मुझे कभी जेलसी फील नहीं होती है। ओके। और मुझे कभी कोई अपना कंपटीशन नहीं लगता। हम लोग को ये लगता है कि मार्केट बहुत बड़ी है माशाल्लाह जद्दा की, आप देखिए कितनी पॉपुलेशन है, हमारी देसी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा है, तो ऐसा होता है कि हाँ एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है कि आपको हाँ अब उससे थोड़ा सा बेटर करना है। तो वो मुझे लगता है कि वो हमें उसने हमें और ग्रो किया है अगर हम उससे ग्रो हुए। और सबसे मेन चीज़ तो ये कि रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में, जिसने अपनी मेहनत की है उसको मिलेगा। और आपका जो है वो इस वीडियो के बाद, सॉरी आप कंप्लीट कीजिए। और आपका जो रिस्क है वो तो कोई छीन ही नहीं ना सकता, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बस ये चीज़ जब मेरे माइंड में थी तो मुझे कभी किसी से जेलसी फील नहीं हुई, बल्कि सीनियर होने के बावजूद भी मैं खुद से तारीफ करती थी उनको। मैं फॉलो भी करती हूँ अपने फेलो इवेंट प्लानर्स को, फिर जब देखती हूँ मुझे फॉलो बैक ही नहीं किया हुआ, मैं इतनी बड़ी हूँ उनसे फिर मैं कहती चलो अब कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते। लेकिन है एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मुझे हैरानगी होती है कि आप किस चीज़ का, मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके बेस पे मैं एटीट्यूड दिखा सकूँ। हम्बल होना चाहिए। और अगर वो मुझे सीनियर कंसीडर करती हैं ऐसी 2-3 तो बहुत अच्छी हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक इवेंट प्लानर ने मेरे लिए हज की पार्टी दी थी। जी। तो मतलब आप देखिए वो भी हैं और मुझे लगता है कि वो बड़ी जल्दी ग्रो करेगी। इसलिए नहीं कि उसने मेरे लिए पार्टी दी है, इसलिए कि वो हम्बल है और माशाल्लाह वो कर रही है। यानी हम्बल होना चाहिए बंदे को, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरह से और जल्दी ग्रो करें। मुझे लगता है आपकी 50% आपका काम का इस पे होता है। वरना सलमान भाई मैं आपको बताऊँ, अब जब हम अपनी 10 years पुरानी पिक्चर्स देखते हैं तो मैं इरफान को कहती हूँ, इरफान हमारा काम अच्छा नहीं था, लोग हमें फिर भी इतना प्यार करते थे, ये तो बहुत सिंपल काम था, ये कितना ऐसा था यार, देखो हमने कैसे किया था, फिर भी लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। बिल्कुल वही वाली बात है कि जैसे मैं जब अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ ना 2016 की 15 की, तो मुझे ये होता है कि यार ये लोग मुझे क्यों देखते थे, क्यों, मतलब मैंने ऐसा क्या चीज़ वो की है जो लोगों ने मुझे देखना शुरू किया। लेकिन फिर वही वाली बात है कि ये एक स्टेप्स होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव करते हैं और अपने यानी एक तरीके से इम्प्रूव करते करते आगे जाते हैं, तो फिर आपके साथ एक अच्छा ही होता है। बिल्कुल। इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग ये काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जरूर ठीक है। और यानी एक तरीके से आप ये वीडियो बता के अपने कंपेटिटर्स पैदा करेंगी ठीक है। लेकिन आपकी अच्छी बात है कि आपने कंपेटिटर्स को एज अ कलीग वो किया कि मेरे कलीग्स, और इस तरह से आपने ये बोला, तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स होंगी? सबसे पहले तो आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी रेडी हो जी। नंबर 2 आपके पास बैकअप प्लान्स हो।
आपके पास मैन पावर हो, अकेली लड़की के लिए ये काम बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर अकेली लड़की कर रही है जिसको कि फिर रेडी होके उसके पास ड्राइवर भी हो, उसके पास लेबर भी हो, उसके पास इलेक्ट्रिशियन भी हो, वो वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो के लिए रेडी हो। हम लोग भी हैं, हमारी बल्कि मैंने अभी एक मैं सोच कर आई थी कि मैं ये ज़रूर शेयर भी करूँगी कि जो हमारे साथ आपने वो पूछा था कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था, तो मैं वो बताना भूल गई। तो मैं अब वो बताऊंगी कि हम लोग शेरेटन जा रहे थे अभी, ये लास्ट मंथ की बात है, लास्ट 2 मंथ्स की। हम लोग शेरेटन जा रहे थे और हम लोग 4 PM घर से निकले हैं और हमें सेटअप 8:30 PM देना था एंड इट वाज ह्यूज सेटअप 8 मीटर्स का सेटअप था। और हमारा ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो हमारी इन्वेंट्री का 80% हमारे ट्रक में लोड था। जो छोटा ट्रक दबाव जिसे बोलते हैं उसमें लोड था, और कुछ 20% जो है हमारी जो गाड़ी है हमारी SUV है उसमें लोड था। ठीक है। और हमारा ड्राइवर जैसे ही गाड़ी लेकर निकला, हम लोग पीछे ही आ रहे थे, हमारी गाड़ी को पुलिस पकड़ कर ले गई। ओके जी, पुलिस पकड़ के ले गई। उसकी हमें कॉल आई हमारे ड्राइवर की 420 पे कि जी मैं तो पुलिस, जिसमें आपका सारा सामान जिसमें था, हमारा 80% सामान था। ओके। ठीक है, जो कि उनकी रिक्वायर्ड सेटअप का था, नॉट फॉर द बर्थडेज, बिकॉज हमारे पास बर्थडेज का तो बहुत काउंटलेस ऑप्शन है, बट उनको वो स्पेसिफिक सेटअप चाहिए था, स्पेसिफिक कलर्स के फ्लावर्स चाहिए थे, न्यूट्रल कलर भी नहीं था, दैट वाज ब्लू एंड सिल्वर सेटअप। ओके। तो अब 420 पे हमें ड्राइवर की कॉल आई कि वो मुझे पकड़ के ले गए। और ड्राइवर भी ऐसा था जिसे इतनी ज़्यादा अरेबिक नहीं आती थी और बिल्कुल ही सीधा नया ड्राइवर था। सही। और उनके साथ ही मेरा वर्कर भी था जो, और फिर मैं और इरफान दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। अब हम वहाँ से सबसे पहले तो उसे बताना नहीं आ रहा था कि कौन से पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। थैंक्स गॉड हमारा वर्कर था, उसने हमें लाइव लोकेशन शेयर की, हम उनके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन गए। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि परमिशन आपके लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन ना होती तो सबसे पहले तो हम ही रिपोर्ट होते ना कि भाई ये इतना पहले तो सामान गया ना, सबसे पहले तो सामान तो गया ही गया, हम लोग रिपोर्ट होते क्योंकि ऑब्वियसली उसने हमें बुलाया। और इधर भी आपने कमिटमेंट की हुई थी, और इधर भी हमने, और ये इवेंट 5000 रियाल्स का हमारा इवेंट था, शेरेटन का था, 2 सेटअप्स थे। ओके। अब आप देखेंगे हमारे पास क्या बैकअप प्लान था, हमारे पास क्या बैकअप था, हमारे पास क्या ऑप्शंस थे। तो इसलिए सबसे पहले तो, और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हमें थोड़ा और पहले निकलना चाहिए था, किसी भी अनसर्टन सिचुएशन के लिए हमें तैयार होना चाहिए था। तो अब हमने उस अपनी एक गलती से ये भी सीखा कि हमने पहले जाना है। लेकिन एनीवेज वो हमारे लिए एक काफ़ी आई ओपनर और एक मेरे लिए तो जिंदगी का बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं खुद पुलिस स्टेशन गई अपने वर्कर को निकलवाने के लिए। और मैं क्यों गई, मैंने इरफान को कहा कि जो 20% चीज़ें हैं या जो 30% हमारे पास चीज़ें हैं या जो हमारे पास बैकअप प्लान है, हमारे पास जाहिर है कि और वेंडर्स हैं, तो किसी भी और वेंडर को बुलाकर हमें हर हाल में अपने क्लाइंट का फंक्शन करना है। वो तो करना है, उसका बिग डे है, हम खराब नहीं कर सकते। उसका वलीमा है, उसने माशाल्लाह से 250 गेस्ट को इनवाइट किया हुआ, क्या इंप्रेशन होगा। सही बात है। तो मैंने उस चीज़ को देखें आपके इरफान को और वर्कर को भेज दिया हॉल में, जो उनके पास चीज़ें थी। उन्होंने जाके बैकड्रॉप लगाया, लाइटिंग सेट की, और मैं कंटिन्यूस कोशिश करती रही अपनी टूटी फूटी अरेबिक के साथ कि मैं किस तरह से पुलिस वालों के साथ कम्युनिकेट करूं। मैंने अपनी जो हमारी ऑनर है, जो हमारी कंपनी की ऑनर ऑब्वियसली सऊदी हैं, जिनके साथ हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है जिनके नाम पे, तो उनको मैंने कॉल किया। वो माशाल्लाह से वहाँ पर थी किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी में। तो वो वहाँ से ड्राइव करके आई तो 5:30 हो गए तब तक। अब उस 4:30 से 5:30 के दरमियान का जो पीरियड मैं पुलिस स्टेशन में थी, ऑल्दो के मतलब वो लोग बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं लेडीज़ की। उनको मैंने कहा भी कि ये मेरे सामान है, मेरा सेटअप है, और आप मुझे मतलब आप ये वापस करें, हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो हमने उनको दिखाए। उन्होंने कहा कि आपके दबाव वाले ने ये कहा है कि मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ किसी का, तो घर शिफ्टिंग विदाउट परमिशन या विदाउट लेटर अलाउड नहीं है। तो ठीक है, तो या तो आप हमें वो लेटर दिखा दें या फिर एक सऊदी आए आपके बिहाफ पे ये बताए कि ये चीज़ें उसकी हैं तो आप जा सकते हैं। सऊदी हमारी आ तो गई, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम उस वक्त हो चुका था 6 जब हमारा सब छूटा। तो अब आप उससे आइडिया लगाएं कि घड़ी चल रही थी और मेरा क्या हाल हो रहा था। मुझे ये टेंशन 8 बजे इवेंट शुरू होना है, 8:30 था, 9 PM का उन्होंने टाइम दिया। तो फिर ग्रूम मतलब ही वाज वेरी, और ये इतनी टेंशन लेने के बाद जब जाके आप वहाँ पे काम शुरू करेंगी तो माइंड भी फ्रेश नहीं है ना। नहीं, लिटरली मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं लड़की हूँ, मेरे लिए एक पुलिस स्टेशन का एक्सपीरियंस वो ही हॉरिफाइंग था काफ़ी, प्लस फिर साथ में इतना स्ट्रेस कि यार मैं उन्हें, और वो दूल्हा बेचारा कह रहा है बाजी मैं आ जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ छोड़ दे, मेरा सामान है, मेरी शादी है। लेकिन आपको मतलब बैकअप प्लान था, उसको ये पता था कि नहीं ये कुछ कर देंगे जी। और ये वहाँ कर रहे थे माशाल्लाह। मुझे भी था कि नहीं, टेबल सेंटर पीसेस हो गए थे, वो हमारी गाड़ी में थे, बैकड्रॉप वाइट लग गया, लाइट्स लग गई, वो मतलब इतना तो हो गया था कि
प्रेजेंटेबल हो। सही। फिर दबाव वाला बेचारा, वो अंदर से मुझे कॉल्स कर रहा है पुलिस स्टेशन, मतलब कि मेरा क्या कसूर है, मैं तो आपका, यानी हमारे पर कितना प्रेशर था क्लाइंट का, काम की टेंशन, वर्कर का। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ऑनर है, जो हमारी सऊदी ऑनर है, वो इतनी कोऑपरेटिव थी, वो आगे और उन्होंने आते साथ ही सिग्नेचर की और वो चीज़ें हमें मिल गई। उन्होंने मुझे ड्रॉप भी किया, और इसलिए ड्रॉप किया कि रास्ते में फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमें ये हो गया आइडिया कि नहीं, हमने इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। मुझे ये बताइए कि आपने लीगलाइज कैसे किया इसको? हाँ जी, लीगलाइज, क्योंकि मेरा हमेशा यही मानना है, कभी भी जब मैं नमो से भी इवन बात करता हूँ कोई बिजनेस रिलेटेड या कोई भी आइडिया हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मैं सबसे पहली चीज़ ये रखता हूँ कि इसको लीगल करके करना चाहिए। क्योंकि बेहतर है कि यानी आप किसी भी मसले में फंसें, उसके बाद फिर आप ये सारी चीज़ों से गुजरें, फिर लीगल करें, तो उससे बेहतर है आप शुरू ही डे 1 से ही लीगल करके करें। तो आप लोगों ने किस तरीके से इसको लीगल किया और क्या किया? अच्छा, मैं आपको फिर यहाँ पे एक थोड़ी सी डिटेल में जानना चाहूँगी कि नॉर्मली जब हमारी लेडीज़ बिजनेस स्टार्ट करती है ना, तो वो ये कहती हैं कि हम इसको अपने हस्बैंड के उसमें कर रही हैं या अपनी पॉकेट मनी के लिए कर रही हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट का तो कोई है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। बिल्कुल सही है। ठीक है, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मेरे पास भी नहीं था, मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई है कि हमने कैसे स्टार्ट किया, लेकिन तब टाइम और था, अब टाइम और है। बिल्कुल। आपने अगर मार्केट में आना है, एटलीस्ट कुछ आपके पास सेविंग्स हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट की आप अपनी कंपनी अगर रजिस्टर करें, कितनी? मेरा अपना ख्याल है कि अब ये तो वैसे डिफरेंट बिजनेस का डिफरेंट उस पे है, लेकिन ये कि 30,000 से 50,000 आपके पास होने ज़रूरी हैं। अगर आपको एक छोटी कंपनी भी रजिस्टर्ड करवानी है तो आपके पास 50,000 तो होना ज़रूरी है, बिकॉज आपको अपने इकामे भी ट्रांसफ़र करने हैं उनके नाम पे। आप अपने हस्बैंड के या अपने अब्बू के भी इकामे पे नहीं रहेंगे, आप उनके इकामे पे चले बिल्कुल ऐसा ही है। आप उनके, क्योंकि जो मुराफिक होता है उस पर लिखा हुआ होता है कि आपको अलाउड नहीं है काम करना। जी। और दूसरा ये कि सबसे जो अहम ज़रूरत है आपके बिज़नेस को लीगलाइज करवाने के लिए, पैसा और सऊदी। जी। हम लोगों को अब क्योंकि इतने साल हो गए थे, तो ऑब्वियसली हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट थी, और वैसे भी हमारा पार्टनरशिप हुआ है, हम इंशाल्लाह यू विल बी सीइंग और सऊदी पार्टनर इन फील्ड आफ्टर अ मंथ, इंशाल्लाह शी विल बी इन फील्ड विद अस। शी इज मतलब वो आपके साथ मिल के काम कर रही है? शी इज अ यंग गर्ल एंड शी स्टडीड इवेंट मैनेजमेंट, शी यूज्ड टू वर्क इन F1 एज वेल, सो माशाल्लाह शी इज, मतलब वी आर वेरी मच होपफुल कि हमारा जो बिजनेस है उसको वो और इसमें हमारे साथ हेल्प आउट करेंगी। गुड लक। तो इट्स नॉट अबाउट कि हमने एक सऊदी स्पॉन्सरशिप ली है, इट्स अबाउट मोर देन अ पार्टनरशिप। बिल्कुल सही है। और तरीका यही है। हाँ, और तरीका यही है। क्योंकि नेक्स्ट सवाल मैं आपसे यही करने वाला था कि ये तो तसत्तुर हो गया, लेकिन आप लोग जो, क्योंकि बीइंग पार्टनर आप काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, इस्लामिक है ये जी। हम लोग जब अपने, मेरी एक्चुअली ये मेरी मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड्स ही थे सऊदी, तो हमारी जब इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने हमें पहली बात यही की कि इस्लामिकली दिस इज नॉट अलाउड कि आप वो करें किसी के नाम पे काम करें और उसको जस्ट पेमेंट करें, आप कफाले में आ जाएं, मतलब अल्लाह कफील है, हम आपके कफील हैं, बट लेट्स मेक इट एज अ पार्टनरशिप। यू नीड और सऊदी नेम एंड और सऊदी जो भी इनके इख्तियारात हैं उनकी हमें ज़रूरत है, जो इनको एक गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, और उनको हमारी एक्सपर्टीज की ज़रूरत थी। ऑब्वियसली वी हैव 10 years एक्सपीरियंस, माशाल्लाह वी हैव गुड क्लाइंटेज हियर, माशाल्लाह वी हैव अ लाइक ट्रस्ट है लोगों का हम पे, तो ट्रस्ट अपना बिल्ड करना ज़रूरी है। 10 साल में मैंने किसी का 10 रियाल की पेमेंट भी नहीं खाई, अल्हम्दुलिल्लाह। नुकसान किया होगा? हाँ, दो दफ़ा। सही। हाँ, 2 दफ़ा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमें मिल जाता है 10 times होके, लेकिन अगर हम किसी का लें तो उसका दिल भी दुखेगा और फिर ज़मीर भी ज़्यादा नहीं, ज़मीर भी ज़्यादा नहीं देता, और मुझे लगता है आप फिर कामयाब भी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारा, अगर आपसे किसी को इवेंट्स करवाने हों और अब या कोई पहली दफ़ा आपको देख रहा हो, तो आपको कहाँ पे रीच आउट कर सकता है, क्या कर सकता है, किस तरीके से आपसे अपना इवेंट्स वगैरह का सब कुछ कर सकते हैं, बता दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम सबसे पहले, वो मैं ये यहाँ पे बीच में बना हुआ रहा होगा, ठीक है, और मेरा फ़ोन नंबर वो भी पब्लिक है। सबसे बेस्ट वे तो यही है कि आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करें, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है इंस्टाग्राम की निस्बत, बिकॉज मैं फिर व्हाट्सएप पे आपको डायरेक्टली आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की पिक्चर्स फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है, और कैटलॉग जो है हमारी। और फिर उसके बाद, और सबसे पहले प्लीज़ ये मेरा मैसेज है, वेन्यू डिसाइड करें, वेन्यू बताएं। मैं नहीं बता सकती चार्जेस बगैर वेन्यू देखे, बगैर वेन्यू के
हर वेन्यू की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। यानी लोग सबसे पहले आपको ही कॉल कर लेते हैं, आप बता दें अंदाजन हाँ, कितने लगेंगे। हाँ, और मैं फिर उन्हें कितनी दफ़ा एक्सप्लेन करूँ, कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो सेटअप करना है। पर फ़र्क पड़ता है, आपकी ड्राइव 45 किलोमीटर्स की ड्राइव है, मुझे फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, मेरा वरना टाइम फिर आप पहले से प्राइस दे देंगी तो आपके कमिटमेंट में मसला आ जाएगा। मेरा टाइम चला जाता है वहाँ पे। मेरा आप ये देखें कि ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस जी, कितना मैंने बढ़ अक्सर जाता है। माशाल्लाह आपकी स्टोरीज पे देखा है, आप ऐसे करती हैं कि सेटअप नंबर 1, सेटअप नंबर 2, सेटअप नंबर 3, तो आपको वो सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी अगर पड़ती हैं। सेटअप 3 सेटअप्स हैं तो ऑब्वियसली हम हमारे पास अगर एक अच्छा बजट का सेटअप है तो हमें उसमें अपना इनपुट बहुत ज़्यादा देना है, बिल्कुल, तो उसके लिए फिर हम एक ही लेते हैं। लेकिन अगर ये छोटे छोटे सेटअप्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं किया कि बहुत हाई क्लास या जो हैं उनको हमने, हमारे पास मिडिल क्लास के क्लाइंट्स भी हैं। ऑब्वियसली हम लोग सब यहाँ पे स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे जो टैक्सेस हैं, जितनी यहाँ पे हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसे सेटअप्स हों जो कि सब अफोर्ड कर सकें। सही। और सबसे हमें पता भी चल जाता है कि भाई अब इसने ये हॉल बुक किया है, इतना ही पे करेगा। सही। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको तब समझ आती है जब आप इस फील्ड में चले जाते हैं। या आप भी देखते हैं कि हर नया बिजनेस ओपन कर रहा है, वो आपको उतना नहीं मार्केटिंग का पे करेगा जितना आपको एक अच्छा ब्रांड पे कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त भाई। कैमरे के बैक से एक सवाल आया है, नम्मो ने ये पूछा है कि आपकी लाइफ का बिगेस्ट लेसन जो एज अ बिजनेस वुमेन के क्या है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगी? एज अ बिजनेस वुमेन तो मैं नहीं कहूँगी, मैं क्योंकि ऑब्वियसली अकेली नहीं हूँ इस फील्ड में, मेरे साथ मेरे हस्बैंड ही हैं जिनके बगैर के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बार बार मैं यही कह रही हूँ। तो मेरा जो एक बिगेस्ट लेसन कह लें या फिर एक ड्रीम है, वो ये कि आपके अपने पास किसी एक फील्ड की एक्सपर्टीज ज़रूर होनी चाहिए। कि अगर आपके पास मैन पावर नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप वो कर सकें कुछ भी किसी भी एक फील्ड में। अगर आप जाना चाह रही हैं, आप बैंकिंग में जाना चाह रही हैं, मार्केटिंग में जाना चाह रही हैं, डिपेंडेंसी जो है ना, मैं तो कहूँगी डिपेंडेंसी इज अ कर्स। तो डिपेंडेंसी कम से कम रखें। हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक बार तो बल्कि हमारा आउट ऑफ सिटी का इवेंट था और काफ़ी बड़ा इवेंट था हमारे पास, और हमारे वर्कर ने बोला कि सॉरी जी मैं नहीं जा रहा, मेरी तबीयत ख़राब है। दोनों ने, एक ने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है और एक का कुछ और प्रॉब्लम हो गया। तो मैं और इरफान दोनों अकेले थे। अब देखें कि अगर मुझे और इरफान को दोनों को ही काम नहीं आता होता तो हम क्या करते, हम इंतज़ार करते कि अभी वर्कर आएगा, वो करेगा, या आपको छोड़ना पड़ता वो इवेंट। हाँ, वो नहीं, इवेंट छोड़ने से ज़्यादा आपकी मार्केट ख़राब हो जाती है। आपका एक इवेंट नहीं जाता, आपके पैसे नहीं जाते, आपकी प्रेस्टीज चली जाती है, आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, कमिटमेंट ख़राब हो जाती है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि लेडीज़ को जो सबसे ज़्यादा चीज़ सीखने की ज़रूरत है, जो कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन लर्न किया है, कि खुद सीखें, खुद को आना चाहिए। फिर चाहे करवाएं, लोगों से करवाएं, वर्कर्स रखें, लेकिन खुद को आना चाहिए। और दूसरा, अगर तू बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा सा वेट कर ले। ज़बरदस्त। अभी बात फॉलोवर्स से रिलेटेड हुई थी, तो ऑफ टॉपिक एक आपका भी इनपुट लेना चाहूँगा मैं इस चीज़ से रिलेटेड, कि उन इन्फ्लुएंसर्स या आप ये कह लें कि उन अकाउंट्स के बारे में आपका क्या ख़्याल है जो आज बनते हैं, जिनके 25-30 फॉलोवर्स होते हैं, जो उनके आसपास जानने वाले होते हैं, जिनको व्हाट्सएप पे वो भेज के फॉलो करवाते हैं, और उसके बाद अचानक से अगले दिन 25,000 फॉलोवर्स होते हैं, उसके बाद अगले हफ्ते 50,000 फॉलोवर्स होते हैं। लड़ाई डलवाएंगे। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? है, मैंने कहा आप मेरी लड़ाई डलवाएंगे, क्योंकि अभी हमारे जितना इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट है उसमें 90% ऐसे हैं। सलमान भाई, मैंने अपना इंस्टाग्राम 2016 में स्टार्ट किया था एंड नाउ 2022, 6 इयर्स में बहुत हार्डली मैंने 40 को क्रॉस किया है, बहुत हार्डली। और वो भी इतनी एफर्ट कि पूरे लॉकडाउन में मेरा क्या पर्पस था कि मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक लोगों को फॉरवर्ड करती थी, रैंडम ग्रुप्स में जाके मैं अपने इंस्टाग्राम का मेहनत करके बढ़ाई ना, 40 तक लेके गई। पूरा लॉकडाउन मैंने सिर्फ यही किया है कि मैंने अपना इंस्टाग्राम को कैसे वो करना है, एंगेजमेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए, दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ वो कोलैबोरेशंस की कि किसी तरीके से फॉलोअर्स आ जाएं, तब कहीं जाके 40 हुए हैं। अच्छा, और सबसे मज़े की चीज़ ये हो रही है कि जिनसे ये परचेज कर रही हैं या कर रहे हैं सारे फॉलोअर्स, वो हमें भी मैसेजेस करते हैं और वो बताते हैं कि आपकी इसने परचेज किए, उसने परचेज किए, तो वो अच्छा, किसी को भी परचेज करके ऐसा फील होता है कि जैसे किसी को पता नहीं चलेगा, खामोशी से लोग परचेज कर लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। खैर चलें, जो मैं आपको एक बात बताती हूँ, असल में क्या हो रहा है कि जिनको ये इम्प्रेस करना चाह रहे हैं
या जिनको ये टारगेट करना चाह रहे हैं वो तो टारगेट हो रहे हैं। आपने देखा है कि कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जो उनके साथ काम करते हैं और वो टारगेट हो जाते हैं, तो वो यही है कि रियल में इन्हें कोई नहीं जानता। अगेन वही वाली बात है ना कि एक दफ़ा तो डसे जाते हैं वो भी, जब वो काम कर लेते हैं फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि नहीं यार ये तो फेक थे। हाँ, लेकिन फिर वही बात है कि जो उन्होंने एजेंसीज वालों ने मार्केटिंग के लोग हायर किए वो भी तो वैसे ही होते हैं ना। मैं आप जैसे बता रही हैं 2016 से आपने बनाया हुआ पेज और अभी तक 40K पे पहुंची हैं आप बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, गो फॉर इट। और मैंने 2014 में बनाया था, मैं अपना बता रहा हूँ, और मैं अभी तक 9800 क्रॉस नहीं कर पा रहा। लेकिन आप एक्टिव तो पिछले साल ही हुए हैं, आप इतने एक्टिव नहीं थे। नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे आप ये कह लें तकरीबन 2018 से एक्टिव हूँ। लेकिन आप माशाल्लाह, आपको जो ज्यादा फोकस था ना वो मेरा यूट्यूब और फेसबुक पे था। और आप फेसबुक पे आप देखें, मतलब आपका फेसबुक, मुझे लगता है कि आपकी फेसबुक, मेरा फेसबुक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जिस पे वो है, और आपके ज्यादा 100K होने वाले हैं। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे देसी कम्युनिटी है या ज़्यादातर उधर ही है, वो सारा फेसबुक पे, क्योंकि मैं फेसबुक छोड़ चुकी हूँ। मेरे लिए असल में ये था कि मैं इसको अपना ब्लॉगिंग पेज प्लस अपना बिजनेस पेज दोनों के उस पर लेके जा रही थी, और बहुत जो लोअर मिडिल क्लास था तबका जो कि टिकटॉक पे है, उनसे मैं थोड़ा दूर रहना चाह रही थी, क्योंकि उनको समझ नहीं आती ना कुछ चीज़ों। ये तो पूरा एक टॉपिक है। हाँ, इसको हम आज नहीं छेड़ेंगे। और भाई मेरे को वो नहीं है, ऑफेंस नहीं है टिकटॉकर्स के साथ। सेम हियर, मैं तो खुद हूं, मेरी भी कोई ऑफेंस नहीं है। मैंने भी अभी आपके आने से पहले एक टिकटॉक पोस्ट की है। मैं भी टिकटॉकर हूँ, हम भी टिकटॉकर है, लेकिन बस वो मसला जो है वो टिकटॉकर्स से नहीं है, मसला वहाँ की कम्युनिटी ऐसी है, क्योंकि वो जाहिर है कि ये सबसे इजी प्लेटफॉर्म है ना, स्क्रॉल करते जाओ, वीडियोस देखते जाओ और उस पे आपको ग्रेटिफिकेशन भी जल्दी मिलती है। एनीहाउ, हम लोग पॉडकास्ट खत्म कर चुके थे ऑलमोस्ट, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया तो मैंने कहा कि नहीं, इस पे भी आपका इनपुट ज़रूरी है। हमारा ये बताएं कि आप जब डील करती हैं तो बहुत सारे मर्द हजरात भी आते होंगे, कोई यानी इंटरेक्शन होता होगा मर्दों से, तो उसमें कोई ना कोई हरासमेंट टाइप की चीज़ भी होती होगी। वो आप किस तरीके से डील करती हैं, और जो नई ख़वातीन इस चीज़ में आके काम करना चाह रही हैं उनको क्या बोलेंगी, कैसे डील करें? सबसे पहले तो मैं ख़वातीन से पहले मैं उन जेंट्स को एड्रेस करना चाहूँगी। देखें, हम लोग अगर काम करने आए हैं, या मैं अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रही हूँ, मैं अपनी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, वट एवर आई एम डूइंग, इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर ओपन फॉर योर कॉफ़ी इन्विटेशंस, वी आर ओपन फॉर योर चिट चैट। आप हाय हेलो क्यों करते हैं? दुनिया भरी हुई है, शादी करें, कमिटमेंट्स करें, मंगनियाँ करें, जो मर्जी करें, उनसे हेलो हाय करें। आपको नज़र आ रहा है कि मैं वर्किंग वुमन हूँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड, आई एम हैप्पीली मैरिड, और क्यों, मतलब ऐसा क्यों समझा जाता है कि ये अगर लड़की कोई काम करने आई है तो ये हमसे बात भी करेगी? हाँ, यानी अगर मैं अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रही हूँ, लेट्स सपोज, या मैं थोड़ी सी आपको अपनी घर की, आपकी घर की लेडीज से डिफरेंट लग रही हूँ, तो उसके लिए क्या मतलब वी आर ओपन फॉर चिट चैट, हाय हेलो कैसी हैं आप, और आप क्या कर रही थी, और वो भी रात के वक्त, यानी रात को 1-2 बजे अगर मैं ऑनलाइन नजर आ गई तो क्वेश्चन मार्क भेजना है कि भाई रिप्लाई करें। क्यों? हमारी कोई प्राइवेसी, वो वाला इंसिडेंट जो भी आपने शेयर किया रेस्टोरेंट वाला, वो भी आप शेयर कर सकती हैं विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ कोर्स। हाँ, अभी मतलब सबसे बड़ी जो चीज़ मैं फेस करती हूँ, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, किसी केटरिंग सर्विस के साथ काम कर रहे हैं, एज ए कोलैबोरेशन काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज उनकी केटरिंग है, या फिर आप ये देख लें कि कोई रेस्टोरेंट के मैनेजर है, वैसे तो माशाल्लाह 60-70% टाइम हमारे साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। रेस्टोरेंट के जो ऑनर्स हैं उनकी तरफ से मुझे ऐसा कभी, लेकिन लेट्स सपोज अगर किसी भी के साथ हमारी कोई कोलैबोरेशन है, फोटोग्राफर्स को छोड़ के, माशाल्लाह फोटोग्राफर्स हमारे सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सो मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रही हूँ ताकि कोई अपने पे ना ले जाए, मेल फोटोग्राफर। तो अगर कोई भी एक है जिनकी हमारे साथ किसी भी तरह का वो हमारे साथ काम कर रहे हैं एक इवेंट के लिए, तो क्या ज़रूरी है कि वो मुझसे बात करें या वो मुझे मैसेज करें हेलो हाय? आप इसको इस तरह से ले लें कि आपको कैसा लगेगा, आपकी सिस्टर को, आपकी वाइफ को हमारी साइड से कोई मर्द मैसेज करे, अच्छा लगेगा? मेरे पास इतनी लेडीज़ की पिक्चर्स आती हैं प्रिंट करने के लिए, उनको मैं एडिट करती हूँ, मेरे हस्बैंड एडिटिंग करते हैं, लेडीज़ की पिक्चर्स आती हैं, मैं उन्हें बताती हूँ कि अगर आप हिजाब लेती हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, मेरा प्रिंटिंग वाला भी मेल है और मेरे हस्बैंड एडिट करते हैं। यानी मुझे इतनी फिक्र होती है। तो इसको डील कैसे करना है कि कोई अगर हरासमेंट ऐसी सामने आती है, कोई रात को आपको मैसेज करता है, या अगर ये समझता है कि भाई अगर ये वर्किंग लेडी है और आपसे भी बात करने के लिए ये बैठी हुई है, तैयार बैठी हुई है,
तो इस चीज़ को आप कैसे टैकल करती हैं और आगे लोगों को जो एकदम से ये, यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई अगर इस फील्ड में आए तो वो एकदम से सरप्राइज ना हो जाए ये देख के कि यार ये भी चीज़ है इसके अंदर, या हरास ना हो। बल्कि मैं बाकी मेंशन करना भूल गई, ये भी चीज़ नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं जब भी काम करने गई, रेस्टोरेंट्स में काम किया, वेटर सर पर आकर खड़े हो जाते थे, फजूल में आके बातचीत करना शुरू हो जाते थे। जो वहाँ के मैनेजिंग स्टाफ है वो आ जाता था गपशप करने के लिए, और फिर वो बात करने की कोशिश करते थे। क्यों? अब कब हमारा ये माइंडसेट बदलेगा? मुझे आज तक किसी अरब लड़के का और उसके बाद किसी इंडियन लड़के का मैसेज नहीं आया। मैं बहुत, हालांकि ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, मेल कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा सेंसिबल हमारी इंडियन मेल कम्युनिटी है। वो लोग ऐसे नहीं करते। और आप देखें कि वो इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पे ज़्यादा हमसे अच्छी पोस्ट पे इंडियन उसकी बहुत बड़ी वजह यह है शायद कि वो लोग काम को एज अ काम लेते हैं। बिल्कुल। और प्रोफेशनल चीज़ जो है, यानी इसमें मेन हमें फ़र्क ये करना चाहिए कि अगर एक बंदी आपके सामने काम करने आई है तो वो काम करने आई है, या आपके लिए नहीं आई वो, या आपको खुश करने के लिए नहीं आई, या इसलिए नहीं आई कि आप उसको रात को मैसेज करें। और प्लीज़ मुझे ज़रूर इस चीज़ का जवाब दें, क्या मिल जाएगा अगर मैं हेलो हाय का रिप्लाई भी कर दूंगी? तो क्या मिलेगा? क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी? जी, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और इसको मैं डील कैसे करती हूँ? मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं ब्लॉक, और मतलब ऑब्वियसली सबसे इजी ऑप्शन ब्लॉक होता है। लेकिन अब कुछ ऐसे वेल नोन लोग जिनके साथ हमारी बिजनेस डीलिंग है, किसी होटल के मैनेजमेंट में से हैं, या फिर मेरी किसी बहुत पुराने नाम लेना पसंद करेंगे? नहीं, नाम बिल्कुल नहीं लूंगी मैं। क्योंकि फ्यूचर पर्दा तो पर्दा होता है, लेकिन बट स्टिल आप ये ख्याल रखें कि नाम ले भी सकती हैं। मैं अब वाकई ऑन अ सीरियस नोट ये सोच रही हूँ कि जितनी माशाल्लाह मेरी स्टोरीज के व्यूज हैं और जितनी अच्छी मेरी फॉलोइंग है, तो मैं स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करूंगी नाम के साथ। आप मैसेज करने से पहले सोच लेना किसी और को, खास तौर पे और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी खवातीन अगर ऐसे हरास हो रही हो ना, कि जैसे आप कहीं काम करने गई और फिर वहां से कोई भी मैनेजमेंट वाला बंदा आपको मैसेज कर रहा है या कुछ भी, बिना किसी दूसरी सोच के उसका स्क्रीनशॉट लेके पब्लिक में पोस्ट कर दिया करें। सुकून हो जाएगा, अगली दफ़ा बाकियों को सुकून मिल जाएगा कि नहीं यार ऐसा नहीं करना। हम लोग ऑब्वियसली किसी को ऑफेंस नहीं करना चाहते हैं, किसी के साथ जैसे कहते हैं खुल के दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है, ये बहुत गलत है। अब हम आप लोगों के घर की लेडीज की तरह, जैसे आपकी बहन की, आपकी वाइफ की, आपकी बेटी की रिस्पेक्ट है, ऐसे ही हमारी रिस्पेक्ट है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैंने अभी भी देखे ये मास्क क्यों लगाया हुआ है, सिर्फ इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि हमारी एक 10 से 15% कम्युनिटी ऐसी है जो कि जिनसे कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ना देखें, जिनसे कि मैं दूर रहूं। वरना बहुत कुछ होता है जो मैं अपने आईडी पर भी शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ ऐसे ही लोगों की वजह से और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। मुझे इतनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि अरब क्लाइंट्स या कुछ और दूसरे कंट्रीज के क्लाइंट्स मिलते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो उनकी इतने ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और वो जब तक हमारे साथ काम नहीं ना कर लेते हैं उनके वो ट्रस्ट इश्यूज नहीं खत्म होते हैं। क्योंकि हमारी कुछ कम्युनिटी ने, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ने, और सलमान भाई के पास हैं उस कम्युनिटी के लोग भी फेसबुक पे खास तौर पे, प्लीज प्लीज इस चीज को खत्म कर दें। अपने घर की कजन से बात कर लें, बहन से बात कर लें, अम्मी से बात कर लें अपनी, प्लीज मत मैसेज किया करें लेडीज को इस तरह से। क्यों उनके लिए मुश्किल क्रिएट करते हैं? मेरे हस्बैंड तो बहुत कोऑपरेटिव है, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ लेडीज होती हैं उनके हस्बैंड या उनके भाई इतने सपोर्टिव या इतने ओपन माइंडेड नहीं होते हैं कि वो एक मैसेज के, आपके सिर्फ एक मैसेज या तफरी के चक्कर में उनका एक बंदी का पूरा रास्ता बंद हो जाता है, उसका पूरा बिजनेस बंद हो जाता है सिर्फ आपकी वजह से। तो उस चीज़ का ख्याल करें, प्लीज ज़रूर ख्याल करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज अगेन। मैंने जो दोबारा बैठे तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि ये वर्थ इट होगा, और मैं इस मैसेज को पहले लगाऊंगा व्लॉग इसमें पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच हमारा, हमें इतना ज़बरदस्त टाइम देने के लिए, इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इरफान भाई जो कैमरे के पीछे बैठे हुए और वो बेचारे बैठ के यहाँ पे हमारी सिर्फ बातों में बोर हुए हैं, उनका भी तहे दिल से थैंक यू। बोर नहीं हुए होंगे, मेमोरी रिकॉल हो रही होगी इरफान की। आप माशाल्लाह यहाँ पे बैठे, और नमो भी यहाँ पे बैक कैमरे में बैठी हुई हैं, तो आप दोनों का भी तहे दिल से शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया आने के लिए। जाने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हमारे लिए, मेरे लिए और नमो के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सलमान भाई के लिए और नमो के लिए मेरा ख्याल है कि वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर हम कहें कि जद्दा का जो रियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें इन दोनों का नाम आता है। वो वाले इन्फ्लुएंसर्स नहीं जिन्होंने फॉलोअर्स परचेज किए हुए रियल वाले इन्फ्लुएंसर हैं। और इन्फ्लुएंसर का मतलब ही ये होता है जो अपने इन्फ्लुएंस से लोगों का फ़ायदा करे, जिससे कि किसी को कोई फ़ायदा हो। अपने घर की ब्रांडेड चीज़ें दिखाना,
डिफरेंट ब्रांड पे जाना, डिफरेंट बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाना और बस उसको पोस्ट करना, दिस इज़ नॉट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस वो है जो सलमान भाई का होता है। जब मैं माशाल्लाह इनको फेसबुक पे तो तब से फॉलो कर रही हूँ जब से मैंने मतलब मुझे शायद कुछ साल पहले आपका पता चला था, आपने बारबेक्यू टुनाइट की स्टोरी पोस्ट की, बना के पोस्ट किया था खाने से रिलेटेड। और ये मेरा वीक पॉइंट है। मैं मतलब मेरा दिल करता है कि मैं लोगों के पास जाऊं बुफे में, क्यों कर रहे हो, क्यों डाल रहे हो, नहीं खाओगे, जाया जाएगा। तो उस वक्त मैंने सलमान भाई को फेसबुक पे फॉलो किया था। तो सलमान भाई रियल इन्फ्लुएंसर हैं, जिस तरह से माशाल्लाह से ये लोगों की हेल्प करते हैं। और कभी कभी लगता होगा कि गुस्सा भी कर जाते हैं, भाई क्या करे, लोग तंग ही इतना करते हैं, मैं भी गुस्सा कर जाती हूँ तो लेकिन माशाल्लाह दे बोथ आर रियल इन्फ्लुएंसर्स, लोगों की हेल्प करते हैं। जिस तरह से माशाल्लाह से कितने सारे केसेस आपने सॉल्व करवाए हैं, कितने सारे लोगों की हेल्प की है। अपने इन्फ्लुएंस को अपने फ़ायदे से ज़्यादा, कुछ PR पैकेजेस लेने से ज़्यादा लोगों के फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। और यही मुझे लगता है कि आपका रियल पर्पस होना चाहिए इन्फ्लुएंसर बनने का। बिलीव मी कि कुछ ब्रांड्स के प्रोडक्ट से या कुछ फ्री की गिफ्टिंग से इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बल्कि मैं तो अब बहुत खिलाफ हो गई हूँ इस चीज़ के, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। आप हर चीज़ खुद अपने घर में खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, लेकिन असल चीज़ यही होती है कि इन्होंने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक आया था, उसको तो बहुत कम पैसे चाहिए थे, शायद 50,000 रुपीज़ चाहिए थे, उनके भाई का ऑपरेशन था। उस दिन मुझे फील हुआ कि माशाल्लाह सलमान भाई ये कितना एक नेकी का काम कर रहे हैं। मैंने उस दिन पहली दफ़ा अपना इन्फ्लुएंस इस चीज़ के लिए यूज़ किया कि मैंने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कि ये अकाउंट डिटेल है लाहौर की और इनको आप 50,000 पे करवा दें। मतलब कुछ मैंने पे कर दिया, कुछ मेरी फ्रेंड्स ने, तो 50 ही रह गया था। उन्होंने मांगा कम था, लेकिन मुझे पता था कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन की मेडिसिन भी है और ये वो। और वो केस माशाल्लाह विद इन 1 आवर वो उसका पूरा पे कर दिया। और लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए कि आप हमें बताएं हम कैसे पे कर सकते हैं। तो मैंने एक और केस जो मेरे पास आया हुआ था उसका अकाउंट डिटेल दिया। तो फिर मुझे फील हुआ कि हम अपनी पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग हमारी पावर हैं, लोग हमारी पावर हैं, बिल्कुल हमारा सोशल मीडिया हमारी पावर है। और बल्कि अभी आजकल मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके काफ़ी टची भी हुई हूँ कि 40,000 की हमारी ऑडियंस होती है और हमारी पोस्ट पे शो नहीं करते हैं। प्लीज़ शो योर प्रेजेंस। हमें आप लोगों की प्रेजेंस की, आप लोग हमारी पावर हैं। और पावर अगर हम शो नहीं करेंगे तो फिर तो हम लोगों को वीक ही लगेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो अपनी प्रेजेंस को शो करें, हमें अपनी सपोर्ट दिखाएं। सलमान भाई को भी अपनी सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच। और इनके यूट्यूब के चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़, ये भी हमारा नया चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करने का जरूर। सबसे पहले तो मैं ही करूँगी खैर, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए अपने बिजी स्केड्यूल में से। इंशाल्लाह ताला ये आपको जल्द देखने को मिलेगा। लोगों से कह दीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अगर कोई ऐसा हो। इसको शेयर करें और जिसको भी अच्छा लगा हमारा, हमने बड़ी दिल से बातें की। मैंने तो बहुत दिल से और जो मेरे दिल में आया मैंने बोल दिया जी। और मैंने अपनी जितनी भी नॉलेज थी बिजनेस के बारे में, और आप लोग मुझसे खुद भी पूछ सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से गाइड करती हूँ। बल्कि मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे से गाइड कर देती हूँ। इरफान कहते सब बता दो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा फील होता है कि इट्स नॉट अबाउट द थिंग्स यू आर टेलिंग टू देम, इट्स अबाउट हाउ दे आर पिकिंग देम। बिल्कुल, यू कैन गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब एंड गूगल। आपको पूरा का पूरा सेटअप करना वो बता देंगे यूट्यूब से। थैंक यू सो मच अगेन इरफान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, अपना टाइम निकाला आपने। मुझे भी बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इंशाल्लाह ताला मेरा भी आगे ये प्लान है, यही इवेंट्स वगैरह से रिलेटेड। मैं तो आपको पहले भी कहा था कि सलमान भाई जल्दी, तब से ही प्लान वो जब आपसे मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम रेडसन में हम लोग मिले थे जब, तो उसके बाद से अभी तक मैं सोच ही रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह रहमान जल्द स्टार्ट करेंगे और आपसे ज़रूर मैं गाइडेंस लूँगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप भी सर, आप भी, ठीक है, और आप लोग भी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।